नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड विधायक संजीव सिंह की तरफ से विश्व स्तरीय रक्षाबंधन महोत्सव का एमजेएस स्टेडियम भिंड में आयोजन कराया गया। रक्षाबंधन महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्र से वाहनों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए करीब 400 वाहनों को लगाया गया। विधायक संजीव सिंह ने पत्नी समेत आई हुई बहनों का 21 क्विंटल फूलों से भव्य स्वागत किया गया। विधायक संजीव सिंह ने बताया कि उनकी उम्मीद से अधिक करीब 65,000 बहनों से राखी बंधवाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो अपनी बहनों के सदा ऋणी रहेंगे और उनकी रक्षा के लिए प्राण भी देने को तैयार है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि भिंड में एक साथ करीब 60,000 महिलाओं ने रक्षाबंधन महोत्सव में भाग लिया, जो अद्भुत है। ऐसा कार्यक्रम उन्होंने नहीं देखा। महिलाओं ने कहा कि विधायक ने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया गया है, जो सराहनीय है। तो भिंड में विश्व स्तरीय रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन कराया गया था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची थी। विधायक ने विश्व स्तरीय महोत्सव का आयोजन कराया। 65,000 महिलाओं ने विधायक को राखी बांधी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भिंड के कार्यक्रम की, जहां पर विधायक ने विश्व स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची थी और विधायक के कलाई में राखी बांधी। इधर इंद्रदेव कुपित हो रहे हैं, इधर गर्मी पड़ रही, बार बार प्रोग्राम बढ़ रहा है। तो फिर संजू ने तय किया कि नहीं, 12 को करेंगे चाहे कुछ हो। और आपके सामने है रिजल्ट। 2 दिन से ये संजू सोए नहीं है। हमें खुशी इस बात की है। पूरी ताकत से इस मंच को बनाने में, इस पंडाल को बनाने में और इसको ऐसा बनाने में कि बहनें आसानी से आए और यहाँ पर बैठ सके। ये आप खुद देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें हमको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। बहन जी हम बाद में लेंगे, ये तुम्हारा आशीर्वाद ही माला ने बहुत है। ये बहुत बड़ी संख्या में बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई, राखी बांधने के लिए आई, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आई। ये संबंध हमारा भाई बहन का है। मैंने उनसे कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये पारिवारिक कार्यक्रम है। और जो संबंध हमने अपनी बहनों से स्थापित किया है, उस संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कई तरह की बातें की, कटाक्ष किए, उनका जवाब हमारी बहनों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर दे दिया है। सबसे पहले खड़ा होता है आगे आकर के। और ये रक्षाबंधन का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है। सभी बहनें भाई का विश्वास करके भाई के आगे के भविष्य को देखकर और उनको आशीर्वाद देने के लिए राखी बांधने आई है। इतनी संख्या में जो हमारे शिवराज भैया ने लाडली बहना का जो कार्यक्रम चलाया है, उसके द्वारा जो हमारी बहनों को पैसों की आवश्यकता थी, वो सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा। इसमें भिंड एसपी मनीष खत्री पर भाजपा के इशारे पर थाना प्रभारियों की पदस्थापना करने का आरोप लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में भाजपा पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि भिंड जिले में ब्राह्मण, राजपूत समेत अधिकांश जाति के मतदाता अपनी जातियों के प्रत्याशियों को मतदान करते हैं। उन्होंने लिखा कि लाहार विधानसभा क्षेत्र में मेरे अनुरोध करने के बावजूद पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने अधिकांश थानों में ब्राह्मण थाना प्रभारियों की तैनाती कर दी। इनमें से अधिकतर थाना प्रभारियों के रिश्तेदार भाजपा के नेता हैं। वहीं मेहगांव और अटेर में मंत्रियों के हिसाब से थानेदारों की तैनाती की गई। लाहार में ज्यादातर थानेदार ब्राह्मण समाज के हैं। गोविंद सिंह ने लिखा कि जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई थानेदारों को, उससे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और सही जांच करने की मांग की है। परंतु पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री
अपनी कुर्सी बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए स्थानीय नेताओं के इशारे पर मैगांव, पिंड, गोरमी, अटेर और लार सहित ऐसे थाना प्रभारियों को नियुक्ति की है जो किसी एक जात के हैं और उसी जात के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लार क्षेत्र चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, मैंने कहा था इस समाज के कम से कम राजपूत और क्षत्रिय समाज में वहाँ संघर्ष होता है चुनाव में, इसलिए इन दो समाजों को छोड़कर अन्य समाज के थाना प्रभारी बनाए तो चुनाव निष्पक्षता से संपन्न हो सकेंगे। वहीं सुरपुरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पुलिस ने जमीन के अंदर गाड़ कर रखी अवैध शराब की 36 पेटी के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने घर के सामने बने गोणा में सब्जी के पेड़ों के बीच शराब को गाड़ना बताया, जिसके बाद पुलिस ने बताए स्थान की खुदाई की तो जमीन में बड़ी मात्रा में देशी शराब गड़ी हुई थी। खुदाई करने पर जमीन से 36 पेटी अवैध शराब बरामद कर जब्त की गई है और आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 36 पेटी अवैध शराब की जखीरा बरामद हुआ। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और अवैध शराब के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। भिंड पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव के परिवेश में लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में थाना सुरपुरा को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम किलोंगा के पास एक स्थान पर अवैध शराब भारी मात्रा में छुपा के रखी गई है, जिस पर से नियत स्थान पे दबीज दी गई और वहां ये पाया गया कि काफी मात्रा में शराब गाड़ के रखी है, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा खोद कर निकाला गया तो कुल 36 पेटी 1800 पाव ये जब्त किए गई है, अवैध शराब जब्त की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। कुल मशरूबा 1,30,000 का जब्त हुआ है और ये शराब कहां से आई थी और इसमें अन्य कौन लोग लिप्त हैं, सभी पहलुओं के विवेचना जारी है। वहीं सिंगाजी ताप परियोजना में पावर हाउस के चारों तरफ पानी निकासी के लिए नालियां बनाई गई है, लेकिन कार्य के दौरान यहां पर नालियों में पानी की जगह राख बहाने के कारण जिन नालियों में पानी की निकासी होनी चाहिए वो पावर हाउस के चारों तरफ राख से भरा हुआ है। जहां पानी बहना चाहिए वहां अब राख ही राख दिख रही है, जिसके चलते बरसात होने पर पानी जो नालियों में बहना चाहिए वो पावर हाउस में घुसता है। बताते कि सिंगाजी परियोजना में पिछले कई सालों से बरसात के पहले सिविल विभाग की ओर से नालियों की सफाई का मॉनसून मेंटेनेंस का कार्य किया जाता था और विभाग के द्वारा यह कार्य बंद कर दिया गया। तो नालियों में जा रहा है, जहां नालियों में पानी की जगह पर लगातार राख बहाया जा रहा है, जिससे पानी की निकासी
तो नालियों में पानी की जगह पे राख जो है वो बहाई जा रही है, जिससे पानी की निकासी में बेहद ही परेशानी हो रही है। मेंटेनेंस का भी कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि नालियों में जहां पानी बहना चाहिए वहां पे राख जो है वो बहाई जाती है, जिसके वजह से पानी की निकासी में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पाती। पानी जाम होने के कारण वहां पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण लोग परेशान हैं। हालांकि इसके बावजूद भी मेंटेनेंस का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। शिकायत करने के बाद भी मेंटेनेंस का कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की है। सीएम ने कहा है कि अब अतिथि विद्वानों को घंटे के हिसाब नहीं बल्कि मासिक वेतन दिया जाएगा। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। सब बंद, पूरा बाजार बंद, समाज की सारी व्यवस्थाएं ठप। ऐसे में अतिथि विद्वानों को भी क्यों बुलाना चाहिए? विभाग की तरफ से भी ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हम घर बैठे तनख्वाह कैसे देंगे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हृदय है। उनने कहा मोहन जी अपने को किसी को बेरोजगार नहीं करना है, जो जहां से बैठा है, जिसको जिस प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाना तो ऑनलाइन पढ़ाइए, लेकिन किसी को भी घर नहीं बैठने देना चाहिए। एक बार फिर मैं उनकी उदारता के लिए आपसे वंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी मानता हूं। और वो दिन है कि आज का दिन है, हमारे पास लगातार उच्च शिक्षा विभाग ने एक के बाद एक कितने प्रमुख और ठोस निर्णय किए हैं, जिसके कारण से पूरे देश में उच्च शिक्षा विभाग हमारे अग्रगण्य देश के 5 राज्यों में से एक उच्च शिक्षा विभाग आप सबके कारण से, आपके कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से नंबर 1 की स्थिति में हम आए हैं, जिनने सबसे पहले नई शिक्षा नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 2020 की जो हमारे सबके सामने ड्राफ्ट आया था, आज मॉडल राज्य के नाते से हमारा अपना प्रदेश आगे बढ़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 10,000 प्राध्यापकों में से आधे की संख्या आपकी अपनी है, जिनके कारण से हमारा विभाग इस शिक्षा नीति को लागू कर पाया है। और अभी अभी आपके कुशल नेतृत्व में हमारे लगभग 54 नए महाविद्यालय खुले हैं और 54 नए महाविद्यालय में हमारे अपने अतिथि विद्वानों के माध्यम से हमने हर जगह हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अतिथि विद्वानों ने कई बार अलग अलग प्रकार से ज्ञापन भी दिए, कहा भी है कि हमारे अपने लिए ये खास करके अतिथि विद्वानों के लिए ये जो योग्यता न्यूनतम है वो सारी हासिल करते हैं, लेकिन इनके जो अपने कई प्रकार की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं आपके पक्ष की बात कहता हूं कि हमारे जो जितने अतिथि विद्वान है वो सारी योग्यता रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप ऐसा कुछ करिए जिसके माध्यम से इनके आने वाले समय में इनके द्वारा की गई इस विभाग में सेवा का भी हम ठीक से मूल्यांकन कर पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी उदारता के कारण से ये सारे यहां मौजूद है। इनके लिए जो वेतन है, उस वेतन की जो व्यवस्था है वो मानदेय भी बढ़ना चाहिए, ये भी डिमांड मैं आपसे करता हूं, ताकि अपने सम्मानजनक तरीके से अपना जो नाम है अतिथि विद्वान, वो अतिथि विद्वान की विद्वत्ता के नाते से एक सम्मानजनक तरीके से इनको वेतनमान भी मिलना चाहिए। एक कठिनाई इनके सामने ये भी है कि जब पीएचसी में जा रहे हैं, कई सारे लंबे समय से अपनी अलग अलग आयु की मांग भी ये करते हैं, तो आयु सीमा भी बढ़ना चाहिए ताकि उसका लाभ भी मिले, ताकि पीएचसी में जब जाए तो आयु सीमा इनको अपने जो अभी 5 साल का ये कम पड़ती है, इसको भी बढ़ने की मैं आपसे मांग करता हूं। साथ ही साथ कोशिश करता हूं कि जनभागीदारी के माध्यम से भी जो अतिथि विद्वान है, ये जो फाइल आउट होने वाली संकट रहता है, इससे भी इनको मुक्ति मिलना चाहिए, ताकि ये अपने स्तर पर हमारे अपने दायरे में। लेकिन इसके लिए सिस्टम ये है कि हमारा अपना जो अभी तक का चला हुआ सिस्टम है, जिसमें हम ओपन रूप से इनके अपने आवेदन मंगाते हैं, मैं आपसे तमाम प्रकार की संभावना तो बहुत है और माननीय मुख्यमंत्री जब तक है वो सारे समस्या हल करेंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी ओर से आभार मानता हूं, जिन्होंने ये पंचायत बुला करके हम सबको मौका दिया है। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी की इस उदार हृदयता के लिए। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं उज्जैन से आऊंगा
जब तक कार्यक्रम मत रोकना, सबको भोजन पानी का प्रबंधन करा करके ये हमारा कार्यक्रम होना चाहिए कि जब कार्यक्रम होता है तो अंदर की आत्मा से होता है। मैं आज अपनी विभाग की ओर से इस पूरे आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वागत भाषण के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अपनी कथनी और करनी को साक्षात करते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं उद्बोधन के लिए। भारत माता की, अतिथि विद्वानों की। अब इसमें तकनीकी भी हो गए और कौन कौन से रास्तों में कह रहे थे हम भी हैं, सबकी जय हो। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे कर्मठ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सामान्य वर्ग आयोग के हमारे अध्यक्ष श्री शिव कुमार चौबे जी, सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे मध्य प्रदेश असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष हमारे मनु श्रीवास्तव, केसी गुप्ता, देवराज जी, डॉक्टर विजय राजौरिया जी, श्रीमती नीमा जी, सुरजीत जी, बनवारी लाल जी, सुश्री लक्सारी दास जी, ऋषभ पटसेरिया जी और मेरे सभी अतिथि विद्वान बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों। बड़ी देर भई नंदलाला। बाकी पंचायत तो मैंने बुलाई लाल परेड ग्राउंड पे, लेकिन आप विद्वान हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु का दर्जा देता हूं और इसलिए गुरुओं को मैंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री निवास पे। आप सबका हृदय से स्वागत है। भाई मोहन जी विस्तार से बता रहे थे कि आपने उच्च शिक्षा की मसाल को इतने वर्षों तक जला के रखा और आप वही योग्यता रखते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्यातागण रखते हैं। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैं जहां जहां गया अतिथि विद्वान अलग अलग स्थानों पर मिले और जब मिलते थे तो कुछ मेरी बहनें और बेटियां भावुक भी हो जाती थी। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। एक जगह का नाम भूल गया जब मैं गया, कॉलेज भवन का शायद धार जिला था, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, जिला मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने गया तो मेरी दो बहनें जो अतिथि विद्वान थी उनने मिलने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से उत्कंठा होती है, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो, ज्ञापन कैसे भी पकड़ लो। वो आई है क्या? आस्था में भी और एक जगह भी ये खड़ी है। शायद मैंने बड़े बाद में जब चाय पीने में प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया तो इन दोनों को बुला के इनके सिर पे हाथ रखा था और उस दिन तय कर लिया था कि आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी।
एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट। अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर, लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए, इसलिए मुझे लगता है कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइडलाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। उसमें कुछ प्रक्रिया के बाद हमको फेरबदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 इतने नंबर दिए जाते हैं ना अतिरिक्त, और पेपर टोटल होता है कितने का? 900 का होता है, और इसलिए ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। ये इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4-4.5 हजार लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है। और इसलिए हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे हैं। आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, व्याख्याता भी हैं, सब है। तो जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी। और अतिथि प्रवक्ता भी हैं क्या कुछ? ये अलग है कुछ क्या? अतिथि प्रवक्ता अलग है। अभी इनको कितना दे रहे हैं? 14 हुआ है, 14,000 का। अच्छा, उनका प्रपोजल सर है कि आप बढ़ा के सर 20,000 तक कर सकते हैं, 18,000। चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मानदेय उनका। मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे लगता है लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, सार की बात मैंने बोल दी। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं, और आप भी मेरे परिवार के अभिन्न अंग है, इसलिए आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।